हम क्या कर रहे हैं, कल हमने कहाँ खत्म किया था, क्रोमोसोम पे थे हम, है ना। क्रोमोसोम पे ऑलमोस्ट न्यूक्लियस पे हम डिस्कस कर रहे थे। पहले मैं तुम्हें न्यूक्लियस करवा रही हूँ आज की क्लास में, और मैं तुम्हें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल करवा रही हूँ, है ना। पूरा का पूरा बैक्टीरिया की सेल कैसी दिखती है, एनिमल प्लांट सेल्स कैसी दिखती है। उसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज को अभी डिस्कस ना करके हम कब डिस्कस करेंगे, हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं तुम्हें माइटोसिस और मियोसिस करवा देती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, ठीक है। उसको पहले कर लेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज अगर बच भी गई कल के टेस्ट के लिए रिवीजन होनी तो कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में कभी कर लेंगे। वैसे भी सेल ऑर्गेनेलीज तुम्हें आती हैं, ईजी है ना। चलो हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में क्या क्या बताया मैंने तुम्हें, जल्दी बताओ। अब तुम्हें जल्दी जल्दी इंटरेक्ट करो, फटाफट बताओ। मैम ऐसा स्ट्रक्चर है, कैसा? या तो मैम ऐसा बना लो या फिर मैम ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमोसोम ही है दोनों, क्रोमोसोम का ही स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, हाँ जी। इन आर्म्स को क्या बोलते हैं? ये एक आर्म है, क्या? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड क्या होता है मैम? क्रोमैटिड होती है आर्म ऑफ, एक आर्म को एक क्रोमैटिड बोलते हैं। इसका मतलब एक क्रोमोसोम के पास यहाँ कितनी आर्म्स हैं? 2, है ना। सो ये पता होना चाहिए। और बाकी और भी पार्ट होते हैं, तुम्हें पता है। एंड को क्या कहते हैं? एक क्रोमोसोम के एंड को कहते हैं टीलोमियर। टीलो वर्ड किसके लिए यूज होता है? टेली। टेली का क्या मतलब होता है? टेलीफोन, मतलब फोन, ऐसा फोन जो आपके दूर दूर बात करवा दे। तो टेली वर्ड आता है दूर के लिए, दूरी के लिए, ठीक है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से क्या देखते हो? पास की चीज, दूर की चीज। सो टेली वर्ड किसके लिए? डिस्टेंट, डिस्टेंट चीजों के लिए, फार चीजों के लिए जो दूर है, ठीक है। तो टीलोमियर का मतलब है ऐसा पार्ट क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर से दूर है, बिल्कुल किनारे पे है। क्या सेकंड? क्या आम? इसका भी, ये भी क्रोमैटिड है, एक ही नाम है। ये भी क्रोमैटिड, वो भी क्रोमैटिड। क्रोमैटिड का मतलब होता है आम, ठीक है। चलो ये स्ट्रक्चर तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब आ जाओ इधर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्रोमोसोम किस चीज के बने होते हैं मैम? क्रोमोसोम में 2 चीजें होती हैं, डीएनए और प्रोटीन्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें ये पता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर क्या आ रहे हैं? क्रोमोसोम्स ही तो आ रहे हैं। कैसे, बताना जरा मैम। जो गेमीट्स होते हैं ना, है ना, फादर का स्पर्म और मदर से एग, मैम इनके अंदर क्या है? इनके अंदर क्रोमोसोम्स ही तो हैं, है ना। कितने कितने क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम स्पर्म के अंदर है मैम, 23 क्रोमोसोम एग के अंदर है। इन दोनों को जुड़ के ही तो कौन बना है? ये दोनों जुड़ के क्या बने हैं बच्चों? 46। तुम बने हो, तुम्हारे अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46। तो तुम्हारे अंदर क्या है मदर और फादर से? हमारे अंदर आए मैम 23 क्रोमोसोम दोनों से, ठीक है। और हम क्या है? हम 46 हैं। मम्मी पापा की भी हर एक सेल जो होती है वो 46 ही होती है, लेकिन सिर्फ मैंने तुम्हें बता दिया है मियोसिस से जो सेल बनती है, हाँ जी, ये स्पर्म और ये एग क्या है? गैमीट्स ही तो है। क्या पढ़ा था गैमीट्स के बारे में? गैमीट्स कैसे बनते हैं मैम? गैमीट्स बनते हैं मियोसिस से, और मियोसिस से जो सेल बनती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड। तो ये दोनों आधे आधे क्रोमोसोम वाले हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बनेगा डिप्लॉइड। उसके अंदर होंगे मैम 46 क्रोमोसोम। ये बात पूरी पता है तुम्हें। सो क्रोमोसोम्स के पास इंफॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कभी भी नोट लिखने के लिए आता है कि एक्सप्लेन करो क्रोमोसोम को 3 नंबर में, तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की फुल फॉर्म तुम्हें पता होनी चाहिए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी, ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46, यानी कि 23 पेयर्स। अब बात कर लेते हैं कि ये 23 आए कहां से हैं। हमें पता है कि 23 क्रोमोसोम्स आते हैं मम्मी से और 23 क्रोमोसोम्स आते हैं अपने पापा से, तब जाके हम बनते हैं। हाँ जी, गैमीट्स के पास, गैमीट्स का क्या मतलब है? गैमीट्स का मतलब है मैम स्पर्म्स और ओवम। हाँ जी, कितने कितने क्रोमोसोम है मैम? दोनों हैप्लॉइड हैं, दोनों के पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, ना कि 23 पेयर्स। हम बनेंगे जो फ्यूजन के बाद, हम 23 पेयर हैं, बट ये क्या है? इनके पास होते हैं मैम 23 क्रोमोसोम्स ईच। एक सेकेंड, अपना फोन साइलेंट पे करती हूँ। हाँ जी, ये डायग्राम तुम्हें पता है सबको? जल्दी बताओ, इस डायग्राम में कोई समस्या परेशानी हो? तुम्हें पता है कि जो डीएनए होता है मैम वो इस तरीके से, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए इस तरीके से लेडर लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से 2 स्ट्रैंड्स हैं और आपस में इस तरीके से सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं।
उनको मैम बहुत ज्यादा कॉइल कर देंगे तो क्रोमोसोम बनेगा। और मैम इस तरीके से एक सेल के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम पड़े होते हैं। अगर हम अपनी बात करें, हमारे न्यूक्लियस के पास 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। हमारी सेल के जितने भी न्यूक्लियस है उनके पास 46 ऐसे ऐसे क्रोमोसोम है। बने कैसे? बने हैं मैम डीएनए से, और इनके साथ यहां पर जुड़े हैं कुछ प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स किस लिए जुड़े हैं? तुम्हें पता है कि मैम अगर हमें एक ऊन के गोले को खोल दिया हमने, अगर हम उसे पैकिंग करनी है प्रॉपर तरीके से, कैसे पैक कर पाओगे? देखो कितना अच्छा पैक किया हुआ है मैम। इसके लिए प्रोटीन्स लगाने पड़ेंगे। इस रस्सी को घुमा घुमा के इसके ऊपर प्रोटीन्स फिट कर देते हैं ताकि ये कॉम्पैक्ट हो जाए। तुम खुद सोचो, तुम्हें एक चीज नहीं पता है बता देती हूँ चलो। हमारे डीएनए की अप्रोक्सीमेटली इतनी लेंथ है 2.2 मीटर्स, और न्यूक्लियस जो है अपना, हमारी एक सेल के न्यूक्लियस का रेडियस ये है, ये बोले तो ज्यादा है कि बहुत कम है ये। और ये तुम्हारा डीएनए है, 2.25 मीटर का डीएनए है, 2.2 मीटर्स का डीएनए तुम्हारा, और ये फिट है ऐसे न्यूक्लियस में जिसका रेडियस ये है। कैसे फिट है? इसी वजह से फिट है क्योंकि हाईली कॉइल्ड है। डीएनए और प्रोटीन्स क्या करते हैं? डीएनए और प्रोटीन्स मैम हाईली 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 कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स, और फिर वो क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। सो इसका पूरा चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं इसको 12th क्लास में। अब इधर आ जाओ, नाम से बताओ, नाम से समझते हैं सीधी सी बात करते हैं। हाँ जी, प्रो का मतलब क्या होता है और कैरियोट का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है और कैरियन का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलिए, कौन बताएगा? हैं? यू प्रो का क्या मतलब है? एंशिएंट मतलब पुराने जमाने का। कैरियन मतलब न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब है मैम न्यूक्लियस। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव। इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, हाँ जी, प्रोकैरियोट अलग बात है, प्रोकैरियोटिक सेल अलग बात है। ध्यान से सुनो, क्या डिफरेंस है मैम? प्रोकैरियोट का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट कौन है? ये तो मैम ऑर्गेनिज्म है। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है बच्चों? मैम वो तो सेल है वो अलग बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो एक प्रोकैरियोट के पास होगी, वो अलग बात है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट जब लिखा होगा कहीं पर या यूकैरियोट लिखा होगा, इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म है। उसके अंदर मिलने वाली सेल प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है। अब ये पढ़ लिया था। यू का मतलब क्या है बच्चों? यू का मतलब होता है मैम ट्रू, और कैरियन का मतलब क्या है सिद्धार्थ? न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? ट्रू न्यूक्लियस की क्या डेफिनेशन है मैम? क्या होता है ट्रू न्यूक्लियस? वहां वो है क्या? वो वेल डिफाइंड की क्या डेफिनेशन है ना? एक ऐसा न्यूक्लियस जो ऐसे है मैम जिसकी 4 दीवारी है। 4 दीवारी मतलब 2 दीवारी, ऐसे 2 मेम्ब्रेन्स हैं। एक ऐसा डीएनए, ये डीएनए, ये डीएनए क्या हुआ? बेंच लेके भाग रहे हो? बहुत भारी है, आ जाओ इधर। क्या बेटा? बहुत है मैम, कोई जरूरत ही नहीं, बैठ के थक जाते हैं इन पे तुम्हारे पुट्ठे आओ इधर। जो डीएनए है, डीएनए जिसका किसके अंदर पड़ा हुआ है? तुमने बुरा मान लिया ऐसा? नहीं ना? हाँ, मैं वो भी सीरियस सी शक्ल बना रही, मैं वही बुरा लग गया, मैं मजाक कर रही हूँ। मजाक को तुम लोग ना, चलो आओ इधर। डीएनए जिसका बंद है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर, उसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। और इस भाई का डीएनए कैसे पड़ा हुआ है? ऐसे ही पड़ा हुआ है मैम, साइटोप्लाज्म के अंदर, बकवास टाइप का, ठीक है। सो ध्यान से सुनो, ये बताओ न्यूक्लियोइड क्या है? ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है तुम लोग को, जल्दी बताओ, कौन बताएगा उसको? व्हाट इज न्यूक्लियोइड? रीजन है, ये जगह है, स्पेस है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर का स्पेस, जिस स्पेस में उसका डीएनए पड़ा हुआ है, ये न्यूक्लियस नहीं है। कभी पेपर में लिख के आओ दिस इज न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, नहीं। क्या है ये जगह है जिस जगह में डीएनए पड़ा हुआ है। ध्यान से सुनो, न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल इज पोलली डिफाइंड, क्योंकि तुम्हें पता है इसके पास क्या नहीं है, इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। सच ऑर्गेनिजम्स whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes। और एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आ जाएगा अपना बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल के ऊपर क्या है, जिनके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वही असली न्यूक्लियस है भाई। न्यूक्लियस कह ही उसको रहे हैं, किसको कह रहे हैं न्यूक्लियस? मैम जिसका डीएनए
आउटर और इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, वही न्यूक्लियस है असली, ठीक है। और इसमें कौन एग्जाम्पल है, यहां पर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, यहां पर फंगी, प्लांट, एनिमल और सारे के सारे प्रोटिस्ट आ जाते हैं यूकेरियोट्स में, ठीक है। चलो आओ जरा इसकी बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल सबको बनाना आना चाहिए, सबकी बुक में दिया हुआ है, तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। हाँ जी, सबसे अंदर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर और उसके बाहर 3 दीवारें हैं बैक्टीरिया की सेल पे। हाँ जी निवान, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है, किसके पास है, प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के पास है। और बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया को इसीलिए कहते हैं प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट, इसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। हाँ जी, ये क्या है अंदर, अर्पित जल्दी बोलो, साइटोप्लाज्म। हाँ जी, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पड़ा हुआ है, आरुष जल्दी, आरुष सारा इसका मामला ही खत्म कर दिया है, डीएनए है ना। यहाँ क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है मैम इसका डीएनए, और क्या पड़े हुए हैं बच्चों, राइबोसोम्स। हाँ जी, राइबोसोम पे कोई मेम्ब्रेन है क्या, बता देख लो अगर कभी हो, नहीं इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है मैम, ये राइबोसोम होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम होते हैं, मैंने 2 3 4 5 ही बनाए हैं, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म हो गया। हाँ जी, ये क्या निकले हुए धागे धागे से, फ्लैजिला, किस चीज में हेल्प करते हैं, मूवमेंट, मोशन, मोटिलिटी, लोकोमोशन है ना, इसको मूव करने में हेल्प करते हैं मैम ये ठीक है। सो ये सारी बातें पता होनी चाहिए तुम्हें। आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल बनाओ कैसी होती है, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर ग्लाइकोकैलेक्स, इसकी भी नेचर अलग अलग होती है, लेकिन हमें इतनी डिटेल में जाना। ये डीएनए, ये साइटोप्लाज्म है, ये राइबोसोम है, और ये कहाँ क्या निकले हुए हैं सेल मेम्ब्रेन से, फ्लैजिला। इसमें ये भी हार्ड होती है, किसी किसी बैक्टीरिया के अंदर ये बहुत स्मूथ होती है, स्लाइम ले, और किसी में बहुत टफ होती है, उसको कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें इतना डिटेल में नहीं जाना, तुमसे कोई नहीं पूछ रहा है इतना, कहाँ किसी को पता होगा, ये पूरी फिर कहानी है, पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। ये देखो तुम्हें आ सकती है लेबलिंग के लिए स्कूल में, सेल वॉल देखो बाहर लेबल करी हुई है, सेल वॉल ये ब्लू ब्लू है, और जो ये पर्पल है क्या है बच्चों, जो प्रॉपर बाउंड्री दिख रही है जिसकी, ध्यान से देखो यहाँ डायग्राम में, प्रॉपर बाउंड्री वाली कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो बाहर ब्लू ब्लू है वो कौन है, सेल वॉल। ये छोटे छोटे क्या पड़े हुए हैं, राइबोसोम्स। न्यूक्लियोइड क्या है, डीएनए को बोल रहे हैं, बताओ जल्दी, नहीं मैम वो जगह है, ये रीजन है, ऐसा रीजन जिसमें अपना डीएनए पड़ा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल का, उस रीजन को बोल रहे हैं न्यूक्लियोइड। हाँ, ये ऐसे नहीं होता है, इसका डीएनए ऐसे होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है इसके पास। ये मीसोसोम वगैरह बना रखा है, क्रोमैटोफोर्स वगैरह, और बहुत सारी ऑर्गेनल होती है इनके अंदर। तुम सोचो इनके पास सेल ऑर्गेनल ही नहीं है, इनमें कैसे रेस्पिरेशन होगा मैम, इनमें कैसे फोटोसिंथेसिस होगा, हमने तो पढ़ा है कि बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो इनके पास कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो अंदर को मुड़ जाती है, और मीसोसोम, क्रोमैटोफोर्स ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती है जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन करते हैं, बट तुम्हें कुछ नहीं करना उनका, ठीक है। बेसिकली वही बताना चाह रहे हैं, ये मीसोसोम वगैरह ही है। कौन मुड़ा है अंदर, देखना जरा अंदर कौन मुड़ा है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस होती हैं ये, ठीक है, रेस्पिरेशन वगैरह में पार्टिसिपेट करती हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इनमें सेल ऑर्गेनल ही नहीं है, तो इनमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो मॉडिफाई होकर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाती है। आओ जरा इधर, ये सबको आना चाहिए। प्लांट सेल किस चीज की बनी हुई है, सेल वॉल, मैम सेलुलोज की, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसमें बहुत बड़ी सी वैक्यूल होती है मैम, इसमें छोटी होती है या फिर होती नहीं। हाँ जी, प्लास्टिड मैम इसमें देखने के लिए मिलेंगे, एनिमल सेल में कोई प्लास्टिड नहीं होते। सेंट्रोजोम यहां पर एब्सेंट है, लेकिन सेंट्रोजोम यहां पर प्रेजेंट है, ये बड़ी होती है साइज में, ये छोटी होती है। बताओ सेंट्रोजोम क्या होता है, हाँ जी, पैरेलली नहीं मैम, एक सेंट्रियोल और एक ये दूसरा सेंट्रियोल, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो मैम इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन होती है, नहीं होती मेम्ब्रेन, बट इनका काम होता है सेल डिवीजन में। तुमसे कोई ना पूछ रहा, तुम जो तुम्हारे कोर्स में वही पढ़ लो, ठीक है। तो 2 सेंट्रियोल 90 डिग्री पे सेंट्रोजोम बनाते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम 9th में होते हैं तो हमें पूरा मन करता है बस टीचर से ये पूछ ले वो पूछ ले, और जब हम 11th में आते हैं ना, जहाँ हमें असली अपना ज्ञान अर्जित करना है, असली पूछना है, वहाँ फिर हमारी टाइम लाइफ हो जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा कोर्स होता है, ठीक है। तो पढ़ो ढंग से, पहले कैलकुलेशंस पे काम करो, कर रहे हो ना काम, या कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा कैलकुलेशन का, कुछ नहीं हो पा रहा है, लगा मुझे लेनी पड़ी तुम्हारी क्लास। इधर आओ, देखो ध्यान से ये एनिमल सेल,
ये कौन है, इसके पास सेल वॉल है? नहीं, बता दो अगर हो तो। एनिमल सेल है मैम, कहाँ से होगी? कौन है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो सेंट्रियोल, पढ़े हुए ना तो, ये सेंट्रियोल है एक। ये छोटे छोटे लाइसोसोम्स, ये देखो छोटे, बहुत छोटे बिल्कुल, ईआर पे भी चिपके हुए, ये कौन है? राइबोसोम्स। ये कैसा है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे पता माइटोकॉन्ड्रिया ये? मैम आउटर मेम्ब्रेन तो पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड होती है ना? तो देख लो इनर मेम्ब्रेन कैसी है, हाईली फोल्डेड है, ठीक है। हाँ जी, कैसे पता ये आर ई आर है? राइबोसोम चिपके हुए हैं। और दूसरी बात कैसे पता है? न्यूक्लियस से जो एकदम स्टार्ट हो, है ना? न्यूक्लियस की मैम बाहर वाली मेम्ब्रेन से जो एकदम से स्टार्ट हो, देखो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है और ये स्टार्ट हो गया कौन मैम? ये स्टार्ट हो गया अपना आर ई आर। हाँ जी, साइटोप्लाज्म सबको पता है मैम, ये सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस है। न्यूक्लियस मैम ये तो दिख ही रहा है, सेंटर में इतना बड़ा सा न्यूक्लियस है बेचारा। हाँ जी, न्यूक्लियर एनवेलप पता ही है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ? न्यूक्लियस की कवरिंग्स, है ना? न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन को मिला के मैम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। हाँ जी, ये कैसे पता ऐसी आ रहा है मैम? एक तो ये दूर है, इस पे कोई राइबोसोम्स नहीं है, और हमने ये पढ़ रखा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो अलग अलग शेप में हो सकता है, वो वेसिकल्स भी हो सकती हैं, वो टिब्यूल्स भी हो सकती हैं, और वो बैग लाइक ऑब्लॉन्ग बैग लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। हाँ जी, गोल्गी अपरेटस ये तो पता है ना? पढ़ा था ना? क्या कहते हैं गोल्गी अपरेटस की एक यूनिट को? सिस्टर, किसकी सिस्टर? सिस्टर, सिस्टर्न्स है, ठीक है। तो दिख ही रहा है यहाँ पर, ऐसे मुंह फेर के बैठे हुए न्यूक्लियस से, है ना? ऐसे ही बताया था। आओ जल्दी, अब प्लांट सेल को देख लो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहचान लेंगे, लाइसोसोम हम पहचान लेंगे, छुटकू सा है। एसईआर भी हमें समझ में आ गया है। हमें क्या देखने वाली चीज है? एक तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को पहचानना है यहाँ पर, सेल वॉल, और क्या चीज अलग है इसके पास बच्चों? क्लोरोप्लास्ट तो यहाँ भी दिख रहे हैं, सेल वॉल, और तीसरी चीज कौन सी जो इसके पास एक्स्ट्रा है, जो नॉर्मली नहीं होती है प्लांट? वैक्यूल, बड़े साइज की वैक्यूल। कितनी परसेंट? 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। तो देख लो कितनी बड़ी है। तीन चीजें हैं यहाँ। कहीं तुम्हें सेंट्रोजोम दिख रहा है? सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम यहाँ पर एब्सेंट है, कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हें बनाना आना चाहिए। अब आ जाओ इस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो कर ही लेना। हाँ जी, प्रोकैरियोटिक सेल जो है मैम उसका साइज छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर, और ये 5 से 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। हाँ हाँ, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, माइक्रोमीटर। इसका न्यूक्लियर रीजन कैसा है मैम? बहुत पुअरली डिफाइंड है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसका नाम होता है न्यूक्लियोइड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड है, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से क्या होती है? डीएनए। डीएनए के ऊपर मैम कवच होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है मैम? यहाँ पर नंबर नहीं होता है, यहाँ पे तो यही क्रोमोसोम है, यही डीएनए सारा, बस ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ऐसे ऐसे, बट ऐसा होता है। हाँ जी, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है मैम? 1 से तो ज्यादा है, 1 से तो बहुत ज्यादा है। हाँ जी, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली सारी की सारी एब्सेंट है। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली कौन सी प्रेजेंट है? राइबोसोम। यहां पर भी मैम मेम्ब्रेन बाउंड सारी प्रेजेंट है, और यहां पर भी राइबोसोम प्रेजेंट है। इनके जो राइबोसोम होते हैं ना, ये होते हैं 70S, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें, और यहां पर दोनों टाइप के होते हैं, 70S भी और 80S भी। हाँ बोलो। नहीं नहीं, इसी में, वो तो रीजन है ना, वो सिर्फ इसी में है। हाँ जी, पहले मैं तुम्हें अब सेल ऑर्गेनेलिज नहीं करवा रही, क्योंकि मुझे पता है वो तुम कर लोगे, वो तुम्हें आती भी है, लेकिन अब पहले सेल डिवीजन देख लो, और यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस का डायग्राम भी पढ़ेंगे, तो अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है, जो छूट गया है तुम्हारा। सेल डिवीजन क्या है सबको पता है। हाँ जी, क्या होता है सेल डिवीजन? जल्दी बोलिए। सेल डिवीजन का मतलब है मैम एक प्रोसेस जिससे एक सेल जो है वो 2 में टूटता है। एक प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है मैम वो 2 सेल बनाए, इसको कहते हैं मैम सेल डिवीजन। हाँ जी, कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। चलो अब डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। हाँ जी, सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस मैम ये होता है यहाँ पर कि हमारी बॉडी में जितना भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, हम छोटे से बड़े हुए हैं, या एक प्लांट जो है वो सीड से प्लांट बना है, उसमें क्या हुई है? उसमें मैम माइटोसिस ही हुई है बहुत सारी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैम, हमें कहीं पे कट लग जाए तो जो रिपेयर एंड रीजनरेशन का काम है बॉडी में, टूट फूट हो जाए कहीं भी अंदर, कितनी टूट फूट होती है हमें तो पता भी नहीं चलता।
हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स भी ब्रेक हो जाती हैं, कई बार रप्चर हो जाती हैं, वहां से पूरा हीलिंग करने का काम हमें पता भी नहीं चल रहा है। वो सब क्या है? माइटोसिस, सब अपने आप हो रहा है नेचुरली। और गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन करने के लिए भी क्या चाहिए मैम? यहां पर भी मियोसिस करना पड़ता है, मियोसिस होता है। अगर मियोसिस नहीं होगा, सिर्फ माइटोसिस होगा, तो कभी भी गैमीट बन नहीं पाएंगे। तो इन सारी चीजों के लिए क्या करना पड़ता है? सेल डिवीजन करनी पड़ती है। अब पहले डिफरेंसेस देख लो, फिर डायग्राम पे चलते हैं सीधे के सीधे। हाँ जी, माइटोसिस जो है वो हमारी बॉडी के हर एक सेल में ज्यादातर होता ही होता है। मैम क्या उन सेल्स में भी होगा जिनसे स्पर्म्स वगैरह बने? हाँ, उनमें भी होता है। बॉडी की सभी सेल्स में माइटोसिस होता ही होता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, कोई ऐसी सेल नहीं जिसमें माइटोसिस ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मियोसिस जो है वो बहुत स्पेसिफिक सेल्स में होता है, सब में नहीं होगा। ऐसी सेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? ऐसे ऑर्गन जिनको बोलते हैं गोनाड्स। हाँ जी, गोनाड्स क्या होते हैं? मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी, उनको गोनाड्स कहते हैं। मैं ये बता रही हूं कि मियोसिस कहां देखने के लिए मिलता है। तुम्हारी बॉडी में सब सेल्स में ये होगा। माइटोसिस हर एक सेल में, बाल की सेल, खाल की सेल, कहीं की सेल ले लो तुम अपने अंदर, टेस्टिस, ओवरी की सेल, सब में तुम्हें माइटोसिस मिलेगा। लेकिन मियोसिस पूरी बॉडी में कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ कहां हो रहा है? टेस्टिस की कुछ स्पेसिफिक सेल्स है उनके अंदर हो रहा है, या ओवरी की कुछ स्पेसिफिक सेल्स है, वहां पर तुम्हें मियोसिस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जब वो गैमीट्स बनाएंगे दोनों होंगे। ठीक है, अब आओ इधर। हाँ जी, माइटोसिस में क्या होता है? कितनी सेल्स बनती हैं? माइटोसिस में मैम एक सेल से 2 सेल बनती हैं, और मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती हैं। और क्रोमोसोम नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर मैम शुरुआत में यहाँ 46 क्रोमोसोम है ना, एक ऐसी सेल जिसके अंदर माइटोसिस होगा, अगर उसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो मैम जो नई 2 सेल्स बनेंगी ना, उनके पास भी डेफिनेटली 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। मियोसिस में क्या होता है बच्चों? मैम मियोसिस में 1 से 4 सेल बनती हैं जनरली, और चारों के पास क्या होंगे? हाफ क्रोमोसोम्स होंगे, 23 क्रोमोसोम्स ईच। ये पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? ये इन्वॉल्व होती है मैम रिपेयर एंड रिजनरेशन के अंदर, ग्रोथ के अंदर, और मैम वो वाली इन्वॉल्व होती है गैमीट फॉर्मेशन में। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। हमने क्लास में भी इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब मैं तुम्हें डायग्राम समझा रही हूँ। इस डायग्राम में से थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी ने मिस करके, राम भरोसे छोड़ के निकल लिया एनसीईआरटी। आओ इधर, ये डायग्राम सबको ड्रॉ करने हैं। अब मैं 2 ही क्रोमोसोम यहां पर बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं 46 बनाने लग गई ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तुम देख लो अगर बना हुआ है तो। हाँ जी, मैंने कितने क्रोमोसोम बनाए ये बताओ। एक सेल है, ये एक सेल के पड़ा हुआ अंदर न्यूक्लियस है। तुम्हें पता है इसकी कंडीशन कैसी होगी मैम? इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन मैं यहाँ 4 ही बना पा रही हूँ। क्यों बना पा रही हूँ मैं यहाँ पर 4? जल्दी बताओ मैम। एक तो आपके क्रोमोसोम बहुत बड़े हैं, एक आपका न्यूक्लियस छोटा पड़ रहा है, एक आपकी राइटिंग इतनी बड़ी है, और आपका बोर्ड में भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनो, इस स्टेप को क्या बोलते हैं मैम? इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ध्यान से सुन लो, स्कूल में आएगी बनाने को पक्का, कोई ना कोई से आ ही जाएगी इनमें से। एनसीईआरटी में अधूरा सा डायग्राम है। हमारे पास शुरू में ऐसे 46 क्रोमोसोम्स हैं, मैंने सिर्फ 4 ही बनाए हैं क्योंकि मेरी लिमिटेशन है। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के बाद मैम एक्चुअल में ये होता है कि यहां पर इस क्रोमोसोम का ना डीएनए डबल हो जाता है। एक बाजू थी इस क्रोमोसोम के पास, इसके पास कितनी बाजुएं आ जाएंगी? 2। बनाओ जल्दी, एक बार रिवाइज कर लो, इंपॉर्टेंट है फिर क्या बाजुएं, मैं आई सेड बाजुएं। एक क्रोमोसोम की 2 बाजुएं बन गई हैं। मैंने क्रोमोसोम नहीं बोला, क्रोमोसोम तो अभी भी कितने हैं? हाँ जी बताना, कितने क्रोमोसोम है मैम? अभी भी 46 ही हैं, है ना? 4 लिए हमने, यहाँ भी अभी 4 है। बस हुआ क्या है? हुआ मैम बस ये है कि इसका डीएनए रेप्लिकेट कर गया है। जितना मान लो पहले 2 ग्राम डीएनए था ना, 4 ग्राम हो गया है। ये देखो, ये 2 ग्राम था पीले वाला, अब मैम इतना ही और बढ़ गया है, यहाँ पे 4 ग्राम डीएनए हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी एक एक आर्म जो है वो एक्सटेंड हो गई है। और ये बनाना आना चाहिए कि एनसीईआरटी में बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, कैसा डायग्राम दिया हुआ है, क्या करना चाह रहे हैं, मतलब बच्चा अपने आप समझ ले बस, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है समझाने की। आओ जरा आगे, अब क्या होगा? अब मैं माइटोसिस करवा दो इसमें। हाँ जी, अब ध्यान से सुनो। अब जितना परफेक्ट मैं बना रही हूं, इतना परफेक्ट नहीं होगा। चलो इसमें तो बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ जी, क्या होता है? अब तुम्हें पता है कि मैम 2 सेल बनेंगी और दोनों सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 46। और वो सेल बिल्कुल कैसी दिखेंगी ये दोनों सेल? मैम ये दोनों सेल जो है बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसी वो है। अब तुम्हें पता है मैंने न्यूक्लियस बनाया है, सेल नहीं बनाया। सेल कहाँ होता? मैम बाहर आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, एक और सर्कल बनाना पड़ता है, वो सेल होता। तो अंडरस्टूड है कि सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। अब हर एक क्रोमोसोम को यहां से तोड़ दो बीच में से। हाँ जी, पीले वाले क्रोमोसोम ले आओ। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि हो क्या रहा है। पीले वाले एक उसमें ले आओ और इनकी बाजुएं तोड़ तोड़ के जो हरे वाले क्रोमोसोम्स हैं वो अपने दूसरे सेल के अंदर आ जाएंगे। हो सकता है, तभी मैंने बोला कि इतना परफेक्शन नहीं होगा, है तो सारे एक जैसे ही, कुछ भी हो सकता है, पीले पूले इधर उधर भी आ सकते हैं। ठीक है, देखो जल्दी करो, इसको बनाओ। तो ये हो रहा है तुम्हें समझाने के लिए, बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका। एनसीईआरटी ने क्या बोला हुआ है? एनसीईआरटी ने ये दे रखा है, देखना कि कुछ समझ में आ रहा है। पहले तो ये नहीं समझ में आया कि 2-2 हाथ थे इनके। अगर शुरुआत वाली सेल के पास 2-2 हाथ थे तो ये जो नई बनी है ये क्या है, क्या हिसाब है ये? तो इसने यहां पर एक स्टेप गायब किया हुआ है। एक ऐसी सेल इसको यहां बनानी थी, शुरुआत में एक ऐसी सेल लेनी थी, उसका डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ये बनता और फिर टूटने के बाद ये 2 बनती। तो ये एक स्टेप मिसिंग है। अब तुम्हें उसको छोड़ दो, क्या दे रखा है तुम ये समझो। मैंने 4 क्रोमोसोम बनाए हैं, ऐसे 46 हैं। इनका डीएनए डबल होगा। डीएनए डबल होने का मतलब इनकी बाजुएं बढ़ेंगी। क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हो रहा है। क्रोमोसोम अभी भी कितने हैं? 46। 1 2 3 4 ही तो है। 1 2 3 4 46 है, यहां भी 46 है। फिर क्या हो रहा है मैम? ऐसे बीच में से टूट रहे हैं, यहां से क्रोमोसोम जो है बीच में से टूट रहे हैं और टूटने के बाद आधे इसमें चले जाते हैं, आधे इसमें। तो अभी भी कितने हैं? 46। और क्या इसकी शक्ल इससे नहीं मिल रही? भाई ये ऐसी तो है जैसी वो थे, वही है। वो तो कलर अलग किया है। क्यों किया है कलर अलग? तुम्हें दिखाने के लिए। मैं पीला भी कर सकती थी, यहीं पे पीला भर देती अंदर, मैंने ग्रीन कर दिया है बस तुम्हें दिखाने के लिए। इसको देखो, जल्दी बनाओ, जल्दी। बनाया कोई नहीं, जब मैं कल पेप टेस्ट में दूंगी फिर रोएंगे। करो जल्दी, बनाओ जल्दी फटाफट। इसलिए मैंने पहले ये कराया माइटोसिस और मियोसिस, तुम्हें पहले इसीलिए माइटोसिस और मियोसिस करवाया है। बनाओ जल्दी। बना लिया? बनाओ जल्दी, इतनी देर से क्या सोचते हो? ये एक न्यूक्लियस है, 46 क्रोमोसोम है। पहले ये अपना डीएनए डबल करेगा। डीएनए डबल करने का मतलब है इसकी बाजुएं, जो एक एक बाजू थी वो 2-2 हो गई हैं। अब क्रोमोसोम अभी भी 46 है। अभी सोचो 92 क्रोमोसोम हो गए मैम। क्रोमोसोम भैया इतने ही है, इनकी आर्म्स बढ़ी हैं, बस आर्म्स, डीएनए एप्लीकेशन के बाद। और फिर माइटोसिस हो गया है। माइटोसिस तो वैसे ये भी था मैम, ठीक है। इनको वैसे इनके नाम होते हैं फेजेस के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज टाइप्स। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस सीधा करो, डिवाइड होगी सेल। इसको मैं यहाँ पर कुछ और लिख देती हूँ। ये बेसिकली एम फेज होती है। वैसे वैसे मैं नाम लिखना नहीं चाह रही, मैं लिखूंगी ना, एम फेज होती है वो, बस तुम करो, तुम बस लिख लो, लिख ही देती हूँ बस। हाँ जी, डन। तो जो नई सेल्स बनेंगी, मकड़ी, हाँ जी। जो नई सेल है उसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 ईच। ठीक है, बन गया। चलो अब मियोसिस पे चलते हैं। आओ ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें दिक्कत होती है। कितने क्रोमोसोम होंगे? ये एक न्यूक्लियस बनाया है, 46। आर यू श्योर? बनाओ, ठीक है। हाँ जी, एक नहीं, हाँ एग्जाम के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, देखिए क्या होगा मैम। यहां पर भी अगर 2 सेल्स बनानी है तो क्या करना पड़ेगा मैम? पहला स्टेप कॉमन है सभी में, क्या होगा बच्चों? जल्दी बोलो। डीएनए एप्लीकेशन बनाओ जल्दी। हाँ जी, बनाइए फटाफट। नहीं, बाद में तो बेटा तुम क्या ही करोगे, तुम्हें पता नहीं है अपने आलस का है। ये लो। और यहां पर भी कितने क्रोमोसोम है? डीएनए एप्लीकेशन के बाद भी 46 क्रोमोसोम है। यहां पर भी 46 क्रोमोसोम है।
सिर्फ डीएनए डबल हुआ है। डीएनए डबल होने का मतलब बाजुएं डबल हो गई हैं, ठीक है। अब देखो जल्दी करो। अब इसमें तुम्हें पता है मियोसिस, हाँ जी, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है या 2 स्टेप्स में होती है? मैम माइटोसिस में तो हमने पढ़ा है कि कोई फेजेस नहीं है, लेकिन यहां पर मैम 2 फेज है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब ध्यान से सुनना जरा। हो गया, बन गया? देखो मियोसिस 1 में क्या होगा, तुमने देखा था माइटोसिस में क्या हुआ था मैम? माइटोसिस में जो एक क्रोमोसोम था ना, उसकी 2 बाजुएं थी, वो बीच में से टूट रहा था। यहां पर अब क्या होगा मियोसिस 1 में? ये होगा। मियोसिस 1 में क्या हो रहा है बच्चों? मियोसिस 1 में मैम बिल्कुल ही अलग हो जाता है। बनाओ जरा, क्या बनाएंगे अब हमें बनानी पड़ेंगी मैम। मियोसिस 1 के बाद देखो क्या हो रहा है, जल्दी ध्यान से। मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनेंगी और दोनों में कितने कितने क्रोमोसोम होंगे? जल्दी बताओ, अगर तुम बीच में से तोड़ रहे हो तो बनाओ। स्पेस की वजह से मैं इतना मोड़ रही हूं इन क्रोमैटिड्स को, क्योंकि फिर ये आ जाएंगे ना। 2 ही बन पा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछ ले कि आफ्टर मियोसिस 1 व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जल्दी बताओ। आफ्टर मियोसिस 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल इज, हाँ जी बोलिए जल्दी। 23। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल इज 23 है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए मियोसिस 1 का नाम होता है रिडक्शनल डिवीजन। ये आ सकता है तुम्हें, भले ही तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंस है। अगर तुम्हें ये पता है कि क्रोमोसोम आधे हो रहे हैं तो रिडक्शन हुआ है ना। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? घटना, किसी चीज का घटना। तो इसलिए ये रिडक्शन डिवीजन है। लिखो ये पूरी बात, चाहे नीचे लिख लेना अगर यहां स्पेस नहीं है। तो ये बिल्कुल कहानी क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं पहले करवा रही हूं। डीएनए रेप्लिकेशन में इनकी बाजुएं डबल हो जाएंगी। मियोसिस 1 में बीच में से टूटती है न्यूक्लियस। 23 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर और 23 क्रोमोसोम दूसरी सेल के अंदर। अब क्या होगा? अब इसके अंदर अपना मियोसिस 2 होगा और इसके अंदर अपना अलग मियोसिस 2 होगा। दोनों के अंदर मियोसिस 2 होगा। पता है ना मियोसिस, देखो ये एक ही मियोसिस है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को कलेक्टिवली बोल के मिला के क्या बोल रहे हैं? मियोसिस। कभी सोचो कि 2 मियोसिस करवा दिए मैम ने, यहाँ नहीं। हाँ उसमें तो सेम रहता है क्रोमोसोम का नंबर। हाँ जी आओ जरा, अब इधर देखो ध्यान से। यहां पर होती एक और चीज भी है, मैं तुम्हें बता रही हूं अभी, सुन लो। अगर तुम एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे ना तो तुम एक चीज देखोगे मैम, कहीं पर लाल पीले हरे नीले किए हुए हैं। वो स्टेप बता देती हूँ वो क्या है। देख रहे हैं यहाँ पर मैम? यहाँ पर ये क्या है? ये टूट के लाल का इधर चला गया, ये इसका नीला टूट के इधर आ गया। देख रहे हो क्रोमोसोम्स एक कलर के नहीं है। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर तो एक ही कलर के थे। जो पीस है वो पूरा एक ही कलर का दिखा रखा है। इसका क्या मतलब है? लाल वाले में नीला डाल दिया, नीले वाले में थोड़ा सा लाल डाल दिया, क्या मतलब है? देखो यहाँ पर एक स्टेप होता है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्रॉसिंग ओवर। तुम हूबहू अपने पेरेंट्स जैसे क्यों नहीं होते? यही रीजन है। एक मदर के अंदर उसकी लाइफ में जितने एग्स बनते हैं सारे अलग होते हैं। एक फादर के जितने स्पर्म्स होते हैं सारे अलग बनते हैं, हर अलग टाइप के। इसी की वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ये पूरा डिटेल टॉपिक है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने ये दिखा रखा है कि इसके इनके जो पीसेस है वो एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। पीसेस क्या हो रखे हैं? एक्सचेंज। बस इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा डायग्राम भी सीख लेंगे तो इनफ है हमारे लिए, ठीक है, 9th क्लास में। आओ जरा अब बताओ क्या करूं। तुम्हें एक चीज बताई थी क्लास में, क्या होगा यहां पर? अब बताओ। अब मैम ये होगा, हाँ जी क्या होगा मैम? ये टूट के 2 सेल्स के पास चला जाएगा और जरूरी नहीं है कि दोनों के पास कैसा जाए, पीले वाला, हरा भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टूटने के बाद किसके पास क्या जा रहा है क्या पता, ठीक है। इसके पास पहले वाले का हरे वाला पार्ट आ गया है, बीच में से टूट के इसके पास हरा आ गया, उसके पास पीला आ गया। अब दूसरा जो पार्ट है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसका हरा इसके पास चला गया और पीला किसके पास आ जाएगा? हाँ जी कितने क्रोमोसोम है? 23। इसके पास भी कितने क्रोमोसोम है? 23। मैम एक चीज बताओ, एक कंफ्यूजन ये है, ध्यान से सुनो। आप ये कह रहे हो ऐसा क्रोमोसोम को भी आप एक क्रोमोसोम बोल रहे हो। ये कितने क्रोमोसोम है? 1।
है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 1। और मैम आपने अभी इसको बीच में से तोड़ दिया, अब आप इसको 2 कह रहे हो, बताओ जल्दी। ये तो 1 क्रोमोसोम है मैम इनको, लेकिन आप 2 बोल रहे हो, क्यों? ऐसा क्या हुआ है यहां पर मैम कि इसको हम 1 क्रोमोसोम बोल रहे थे जिसके 2 हाथ थे, लेकिन जब ये टूटा है बीच में से, अब आप इसको 2 क्रोमोसोम बता रहे हो कि 2 हो गए। तुम्हें मैंने एक चीज बताई थी क्लास में कि बच्चों जब तक क्रोमोसोम के पास 1 सेंट्रोमियर होता है तो वो 1 क्रोमोसोम है। जैसे ही सेंट्रोमियर 2 हो जाएंगे ना टूट के, इसके पास अपना सेंट्रोमियर है, टूट के तो इसी में से गया है, इसके पास अपना अलग सेंट्रोमियर है। तो जिसके पास सेंट्रोमियर होता है उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसके पास अपना इंडिपेंडेंट अलग से फ्रीली एग्जिस्टिंग क्या हो सेंट्रोमियर हो वो क्रोमोसोम है। तो ध्यान से सुनो, ये कंफ्यूजन होता है। सेंट्रोमियर जब टूटा है ना, देखो पहले 2 बाजुएं थी, दोनों के पास एक कॉमन सेंट्रोमियर था, लेकिन जब क्रोमोसोम बीच में से टूट रहा है सेंट्रोमियर टूट गया है, अब ये 2 क्रोमोसोम कहलाते हैं। मतलब जिसके पास अपना अलग से सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की डेफिनेशन ये होती है, समझे? तो जब ये यहां है तो ये 2 क्रोमोसोम है, मतलब 23 क्रोमोसोम है इसके पास पूरे। हमने 2 ही बनाए ना, हमने ज्यादा नहीं हम बना पाए, हमने 2 पेयर बनाए इसलिए 2 हैं। यहां पर होने कितने चाहिए मैम? ये वैसे 23 है, ये भी कितने 23 है। अब मैम हम इन्हें मियोसिस 2 करवा के बीच में से तोड़ रहे हैं और ये 2 सेल्स बन रही हैं। इधर बताओ जरा क्या होगा। से फॉर एग्जाम्पल यहां पीले वाला आ गया, इसका हरे वाला इधर चला गया, और यहां पर मैम आ गया इसका हरे वाला पार्ट और पीले वाला पार्ट मैम इसमें आ गया। कितने क्रोमोसोम है मैम? सबके पास 23 क्रोमोसोम है। अब बताओ जरा इस वाले डिवीजन को क्या कहोगे मियोसिस 2 को? इक्वेशनल है या रिडक्शनल है? ये भी मियोसिस 2 को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम्स का नंबर सेम है। हाँ, अभी दोबारा समराइज कर देती हूँ एक बार। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आ जाए तो कम से कम बना पाओ, इतना अपने आप को इसकी अंडरस्टैंडिंग बना लो। ठीक है, बनाओ इसकी डायग्राम फटाफट, नहीं तो क्या जरूरत थी, मैं छुड़वा देती अपना, मैं कह देती बेटा बुक से कर लेना, लेकिन समझ तो लो जो डायग्राम दिया हुआ है। करो जल्दी। डन। आओ जरा देखो, एक सेल जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, जब उसमें मियोसिस 1 होगा तो मैम 2 सेल बनेंगी जिनके पास 23 क्रोमोसोम है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कैसी डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। डन। अब क्या होगा? अब मैम फिर इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या होगी बच्चों? मियोसिस 2। कितनी सेल बन जाएंगी मैम? 4 सेल बन जाएंगी, 1 2 इससे और 2 नीचे वाले से। कितने क्रोमोसोम होंगे बच्चों? 23 23 23। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं? इसको मैम बोलते हैं हम इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोल रहे हैं अर्पित? मैम सेम नंबर क्रोमोसोम है ना, यहां पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ है, 46 से 23 हुआ है, यहां पर 23 से 23 है, तो ये पूरी एक मियोसिस है, ये ध्यान रखना है। कई बार बच्चों को लगता है कि 2 मियोसिस हो गई। हाँ जी, ये कितनी मियोसिस है? ये पूरी की पूरी अपनी एक मियोसिस है, एक। हाँ तो स्टेप 2 है ना, खुद ही बोल रहे हो 2 स्टेप है, स्टेप 2 है तो एक ही चीज। ऐसे थोड़ी ना होगा जैसे वो, तो फिर ये हो गया हाफ ईयरली एग्जाम दिए 6th के, हम तो 7th में आ गए जी। कितनी बार होते हैं हाफ ईयरली फाइनल्स? 2 बार देते हो पेपर, तब पास होकर अगली क्लास में जाते हो। वैसे समझ लो कि 2 है, इसकी 2 स्टेप्स में है। ठीक है, चलो आओ अब सेल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब तुम्हें मियोसिस और माइटोसिस में दिक्कत थी, वो तुम्हारा क्लियर हो गया। हाँ जी, एक बार देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो इसमें, क्योंकि इसी में दिक्कत थी, इसका डायग्राम मैंने तुम्हें करवाया नहीं था। माइटोसिस करवा देता बट मियोसिस कंप्लीट नहीं होता हमारा। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? कोई समस्या नहीं है?
सब चंगा जी, कल टेस्ट में पता चलेगा, और टेस्ट कॉपी लेके आना अपनी। हाँ जी, कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल जिन पे डबल मेम्ब्रेन है, जल्दी बोलिए मैम। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। कौन कौन सी ऐसी जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। ये किस में देखने के लिए मिलती है राइबोसोम? हाँ जी, राइबोसोम सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, सब में मिलती है मैम, ये तो उसमें मिलती है। हाँ जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये कैसी है? ये सिंगल मेम्ब्रेन वाली है। वैक्यूल की सिंगल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। चलो अब तुम्हें ज्यादा रिस्पॉन्स करना है, अगर तुम इसको पूरा रिवाइज करना चाहते हो, क्योंकि तुमने सब पढ़ रखा है, तुम्हें ज्यादातर आता ही है ज्यादा, बस रिवीजन करना है एक बार, तो तुम्हें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। जल्दी बोलो, फटाफट करना है। आओ, ईआर क्या है? एंडो का क्या मतलब है? अंदर। साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है? प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म। रेटिकुलम का क्या मतलब है? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। नेटवर्क, जाल। मैम ये एक ट्यूब्स का बहुत बड़ा सा जाल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके से पड़ा हुआ है। इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं मैम ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ईआर इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स रनिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म। ये कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो ये टिब्यूल्स हो सकते हैं, या फिर ये राउंड हो सकते हैं, या फिर ये इस तरीके से लंबे लंबे बैग लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, थैले जैसे। ठीक है, या ऐसी ऐसी टिब्यूल्स भी हो सकती हैं, कुछ भी शेप हो सकती है इनकी। मेम्ब्रेन जिन पे लगी हुई होती है, मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब बाउंड का क्या मतलब है? क्या है? जोड़ना ना, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन से ढका हुआ। हाँ जी, ईआर की मेम्ब्रेन कैसी होती है? ईआर की मेम्ब्रेन बिल्कुल सेम होती है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ये बात 10 बार डिस्कस हो चुकी है कि जितनी भी सेल ऑर्गेनेल जिनके ऊपर मेम्ब्रेन है, उनकी सिंगल मेम्ब्रेन बिल्कुल कैसी होगी? जैसी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से मिलती जुलती होगी। सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई है? प्रोटीन्स और लिपिड। कितनी लेयर है? हेलो, हाय, हियर और समवेयर एल्स है? देख रहे हो कहाँ हो? मेरा मन करता है मैं यहाँ ऐसे लेट जाया करूंगी आके अब, है ना? आओ सुनो। हाँ जी, कितने टाइप का ईआर है? 2 टाइप का है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा कौन है बच्चों? दूसरा है मैम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर, एसईआर, क्या डिफरेंस है मैम? बहुत आसान है, सब पता है। क्या पता है? आरईआर पे राइबोसोम्स हैं, एसईआर पे राइबोसोम्स नहीं है। आरईआर पे अगर राइबोसोम्स हैं तो हम एक चीज पढ़ चुके हैं कि जो राइबोसोम होते हैं वो किस चीज में इन्वॉल्व है? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो मैम ये वाला हमेशा क्या करता है? ये वाला हमेशा प्रोटीन्स बनाता है। लिख के देखना टेस्ट में, कल फिर बताऊंगी। हाँ जी, ऑफ कोर्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सो। हाँ जी, आओ इधर। एसईआर क्या बना रहा है? लिपिड्स और प्रोटीन्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये पता है, ये सबको पता होना चाहिए कि भाई जो अपने वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो लीवर की सेल्स होती हैं उनमें डिटॉक्सिफिकेशन करता है किसकी? ड्रग्स और पॉइजन्स की। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनकी वर्टिब्रल कॉलम होती है ना। हाँ जी, कौन कौन है? ये सब आ जाएंगे। मोबाइल छोड़ दिया भाई किसी ने, या अभी भी वही 2-2 घंटे का मोबाइल चल रहा है? कम नहीं, बंद, बंद पे आओ। कम तो मुझे पता चल जाएगा कितना किया है, वो तो बोलने का कम है। ठीक है, मोबाइल बंद करिए, मोबाइल बंद करके पढ़िए, तभी कुछ इंप्रूवमेंट होगी, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। लेके देखना, फिर बताऊंगी। हाँ जी, ये क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, सो ये सब किस में आ रहे हैं? ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं, इनके लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। और एक डिफरेंस बताओ, और एक डिफरेंस अगर लिखना हो तो, अगर 3 नंबर में आ जाए तो क्या लिखोगे? एक और डिफरेंस क्या? ये क्या लिखोगे? आर ई आर ओरिजिनेट्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना?
और उसका कोई लेना देना नहीं है भाई का। SER कहाँ है मैम? वो तो थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म के अंदर तो है लेकिन बहुत दूर है, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है न्यूक्लियस वाली उससे, मेम्ब्रेन से। देखो ये हटके है, ये बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों ही करवा देंगे, है ना? वो तो डिफरेंसेस में तो वही चीज आती है जो बिल्कुल एकदम, डिफरेंस का क्या मतलब होता है? डिफरेंस का मतलब होता है जो पॉइंट इधर जिस बेसिस पर इधर जज कर रहे हो उसी बेसिस पर आप इधर भी जज करो, ठीक है? एक ही क्राइटेरिया पे दोनों को जज करना। तुम लोग करते हो ये काम, टेस्ट में भी करोगे कल भी शायद। इधर कुछ और लिखा हुआ है, माई नेम इज राहुल, और उधर लिख दिया है कुछ भी, माई लेग इज ब्रोकन, हर लेग इज ब्रोकन है, कुछ भी मतलब कोई तालमेल नहीं होता। जब डिफरेंसेस लिख रहे हो क्या करना होता है? टेबल बनानी होती है, एक ही पॉइंट के बेसिस पर दोनों को जज करना होता है। जैसे राइबोसोम है या नहीं है, प्रोटीन्स बना रहा है, लिपिड्स बना रहा है, बिल्कुल सेम एक ही बेसिस पर जज। हाँ जी, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, कौन बताएगा? बोलिए जल्दी। एक ऐसी प्रोसेस मैम जिसमें सेल में जितने भी ऑर्गेनेलीज है ना उनकी मेम्ब्रेन को बना देना, यूजिंग व्हाट? उन प्रोटीन्स और उन लिपिड्स को यूज करके जो किसने बनाई है? जो बनाई है ER ने। तुम्हें पता है ER 2 टाइप का है, वो प्रोटीन्स भी बना रहा है, वो लिपिड्स भी बना रहा है। तो वो प्रोटीन्स और लिपिड्स को यूज करके आप किसी की मेम्ब्रेन बना दो, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड बाय ER आर यूज्ड इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। हाँ जी, फंक्शंस पे आ जाओ। अब फंक्शंस तुम बता दो, क्योंकि बहुत डिटेल में अब दोबारा से पढ़ने का कोई फायदा बिल्कुल है नहीं, रिवाइज कर रहे हैं। जल्दी बोलो मैम। एक तो ये चैनल्स की तरह एक्ट करते हैं। चैनल का क्या मतलब है? जल्दी बोलो, चैनल का क्या मतलब है? चैनल का मतलब हम रास्ता, एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं। अगर न्यूक्लियस से कोई चीज साइटोप्लाज्म के अंदर आनी है ना तो मैम वो इसके थ्रू ही आ सकती है। और हाँ, और क्या फंक्शन होगा मैम? अगर साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह कुछ लेके जाना है ना, तो भी कौन हेल्पफुल होगा? तो भी हेल्पफुल होगा। जैसे ये पता है ये कौन है? सेल। ये कौन है? न्यूक्लियस। हाँ जी, न्यूक्लियस से क्या स्टार्ट होगी? यहां से RER। तो यहां से कोई सामान यहां लेकर आना है साइटोप्लाज्म में, या फिर मैम साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह कुछ लेकर जाना है, किसका इंपॉर्टेंट रोल है? RER। RER बहुत बड़ा सा नेटवर्क होता है, पढ़ा है ना तुमने? ER इज अ लार्ज नेटवर्क, इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सा जाल होता है एक ट्यूब्स का। इसका मतलब काफी ज्यादा एरिया में फैला होता है, काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म में फैला होता है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैम, ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करता है। क्या मतलब है मैम? ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए। इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी, प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग होगी, प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके पैकेज करके कुछ कुछ करा जाएगा, ठीक है? SER का क्या रोल है ये पढ़ चुके हैं हम, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स। हाँ जी, राइबोसोम क्या होते हैं मैम? राइबोसोम ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जिसकी 2 यूनिट्स होती हैं इस तरीके से, एक बड़ी और एक छोटी। जब इसे काम करना होता है तो दोनों जुड़ जाती हैं आपस में, ठीक है? बड़ी और छोटी यूनिट दोनों जुड़ जाती हैं तब ये अपना काम कर पाती हैं। तो इस स्टेट में ये फंक्शनल होता है। जब ये अलग अलग पड़ी हुई है, जब ये फंक्शनल नहीं है मैम, नहीं, तब ये फंक्शनल नहीं होता है। हाँ जी, राइबोसोम का एक और नाम होता है प्रोटीन फैक्ट्री। अब ये नहीं कि इसने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है प्रोटीन की। अगर राइबोसोम नहीं होंगे ना तो प्रोटीन्स बन ही नहीं सकते। सुन रहे हो? राइबोसोम को एक चीज होती है RNA, उसके ऊपर ऐसे स्लाइड करना होता है तब प्रोटीन्स बनते हैं। वो देखा है वो उड़न खटोले में बैठे हो भी, क्या होता है उसमें? बैठे नहीं हो कभी? रोप वे जाते हो? मंदिर वंदिर जाते? मनसा देवी, शाकुंभरी देवी, सब पे तो लगा हुआ है रोप वे। तो क्या होता है मैम? यहाँ से शुरू करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, वो फिर मजा आता है, नीचे आते हैं। तो यही है, इस तरीके से एक RNA होता है, एक रस्सी टाइप का, मतलब ऐसे ज्यूम कर लो, उसके ऊपर राइबोसोम ऐसे बैठेगा चढ़ के, राइबोसोम, और ऐसे यूं स्लाइड लेगा इसकी। तो जब ये स्लाइड लेगा ना, ये साथ के साथ प्रोटीन्स बनाता हुआ चलता है, ठीक है? सो इसका प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये राइबोसोम चढ़ा हुआ है, देखो ये राइबोसोम आगे भागा चला जाएगा इस पे, और पीछे क्या बनने शुरू हो जाएंगे इस तरीके से? प्रोटीन्स। तो ऐसे बनते हैं प्रोटीन्स, ठीक है? तो इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
क्यों? लिपिड्स नहीं बना पाएगा। एंजाइम्स, एंजाइम्स बेटा, हर चीज में एंजाइम चाहिए, लॉजिक्स चाहिए, ठीक है। आओ इधर। गोल्गी एपरेटस क्या है? कैमिलो गोल्गी ने मैम इसको डिस्क्राइब करा था। ये बताओ, ये कौन बताएगा मुझे? कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम कौन बताएगा क्या है? इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, हाँ जी, कौन बताएगा क्या मतलब है इसका? ए बावलो, ये इसका मतलब पूछ रही हूँ, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। लास्ट में क्या हुआ? आई सो सीरियस, सीरियस इज गुड। उसको देखो, है सोच रहा हूँ, वेरी गुड, सोचना चाहिए, अच्छी बात है। आप भी सोच लो। यस यस, सोच की जगह सो ही करोगे बस। वो भी सोच रहा है। क्या सोच रहे हो प्रत्यक्ष? अगेन अपसेट। सोचो सोचो बेटा, सोचो, आओ इधर। इसका मतलब ये है, सुनो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कोई मतलब आसान सी चीज नहीं, कॉम्प्लेक्स है। सेलुलर मतलब सेल के अंदर, मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब मेम्ब्रेन्स का जाल, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो आपस में जुड़ के एक पूरा का पूरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती हैं। बताया तो था क्लास में, क्या बनाती हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उसमें आपकी ये वाली दो सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं, ईआर और गोल्गी एपरेटस, इनकी मेम्ब्रेन्स भी आती हैं। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस। और दो और होती हैं, लाइसोसोम और वैक्यूल, बट उनको एनसीईआरटी आपकी डिस्कस नहीं करती, तो कोई बात नहीं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब है सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज है उनकी मेम्ब्रेन मिलके एक पूरा का पूरा जाल बना रही है, जो आपस में काफी इंटरकनेक्टेड है, उनकी फंक्शनिंग, ठीक है। हाँ जी, स्ट्रक्चर कैसा होता है गोल्गी एपरेटस का? क्या है मैम? ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, इनको सिस्टर्न बोल रहे हैं, ये सिस्टर्न है, बस इतना ध्यान रखना है। हाँ जी, इसका क्या काम है मैम? इसका काम बहुत सिंपल है। क्या करता है? सामान को पकड़ता है। ईआर जितना सामान बनाता है ना, प्रोटीन्स, लिपिड्स, उनको पकड़ेगा, उनको मॉडिफाई करेगा, उनको पैक करेगा, और पैक करने के बाद सेल के साइटोप्लाज्म में या फिर सेल से बाहर फेंक देगा। तो यही काम है। हाँ जी, क्या काम है? ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स। कौन? क्या? जो सामान ईआर बना रहा है, जो मटेरियल, प्रोटीन्स, लिपिड्स ईआर बना रहा है, उसको पैक करेगा, उसको डिस्पैच करेगा, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, कहीं भी कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, किस चीज में रोल है? स्टोर भी कर सकता है। मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। वेसिकल का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स में, बताया था जब क्लास में पढ़ा था। क्या हुआ? क्या हो गया पीछे? इतने इतने हिल क्यों रहे हो? मैं इधर देख रही हूँ, अपने हिलने लग गए हो, हैं? क्या हो गया? सारे उसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें सबको देख रही हूँ। हाँ जी, वेसिकल्स का मतलब है इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, है ना, पैकेट्स, उनको फिर फेंको सेल के बाहर और अंदर। कॉम्प्लेक्स शुगर बनती है किससे? सिंपल शुगर से। ये सिंपल शुगर है, गोल्गी एपरेटस क्या करेगा? इसको कॉम्प्लेक्स बना देगा, इसको कुछ और। हाँ जी, लाइसोसोम कहाँ से बनते हैं? लाइसोसोम भी यहीं से बनते हैं। इस क्या भाई, सेल को चाहिए, सेल को मान लो जरूरत नहीं है सिंपल शुगर की, उसको चाहिए कॉम्प्लेक्स वाली। जैसे अब तुम्हारे उसमें कोर्स में एग्जांपल नहीं है ना, नहीं तो ग्लाइकोलिपिड्स जैसे फॉस्फोलिपिड्स, मॉडिफाई कर देना किसी चीज को, वो सारे इसी काम है। हाँ जी, लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को बनाने के लिए तुम्हें पता है दो सेल ऑर्गेनेलीज चाहिए। कौन कौन सी? उसकी बॉडी बनाता है गोल्गी एपरेटस, उसके एंजाइम्स कौन बनाता है? तो ये बना देगा और आर बना देगा इसके एंजाइम्स, ठीक है। तो ये बात पता होनी चाहिए। कैसे एंजाइम है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। दो फंक्शन है इसके। हाँ जी, कोई मुझे फंक्शन एक्सप्लेन करो। इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहते हैं और इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? कौन करेगा एक्सप्लेन जल्दी? ये दो फंक्शंस है इसके। एक मिनट, इसको बता, मेरे दो ही कान है ना। हाँ, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों बोल रहे हैं इसको? मैम, जितने भी बाहर से बैक्टीरिया आ रहे हैं,
जो डेड सेल ऑर्गेनलीज है, कोई सेल ऑर्गेनली मर गई, डेड हो गई, तो उसको खत्म करने का काम किसका है, उसको डिस्पोज ऑफ करने का काम किसका है, इसी का है मैम। और कोई सेल ऑर्गेनली देखिए कि सब अपने मजे मजे में मस्त हैं, पावर हाउस अपना काम कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट अपना खाना बना रहा है, यही है बहन, ये क्या करेगी, इसकी चेक है, अच्छा बैक्टीरिया आ रहा है, अच्छा ये सेल ऑर्गेनली मर गई, अच्छा, तो सबको यही देख लेती है। हाँ जी, सुसाइड बैग क्यों बोल रहे हैं? अगर सेल की केमिकल एक्टिविटी में कोई दिक्कत आएगी, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही है उनमें कोई दिक्कत आएगी, तो मैम ये देख लेगा, ये क्या देख लेगा, ये ब्लास्ट होगा, शाहरुख खान की तरह से देखना वो है ना मैम, ये ऐसे नहीं, ऐसे बूम, ऐसे ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होकर एंजाइम सारे बाहर आ जाएंगे, और सारे एंजाइम्स क्या करेंगे मैम, एंजाइम्स कैसे हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, सारे के सारे वाटर की प्रेजेंस में सारी की सारी सेल ऑर्गेनल्स को तोड़ के रख देंगे, और खुद तो मरा ही है। सुसाइड का क्या मतलब होता है, खुद को मारना, तो खुद को मार लिया इसने, ठीक है, खुदकुशी कर ली है इसने फिर। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बताओ क्या क्या पढ़ लिया था मैम, दो मेम्ब्रेन्स हैं, बाहर वाली पोरस है, अंदर वाली डीपली फोल्डेड है। हाँ जी, इसका क्या रोल है नाव्या, डीपली फोल्डेड क्यों है अंदर वाली, तुम नाव्या हो? हाँ जी, इसकी बहन का नाम भी नाव्या है एक्चुअली, इसकी छोटी बहन है वो नाव्या है, नाव्या 3 अच्छा एक घर में दो नाव्या अच्छी लगेगी ना, यही ठीक है हाँ जी बोलिए, ये डीपली फोल्डेड क्यों है नाव्या है? इसको एटीपी बनाना है मैम, बहुत सारे एटीपी बनाने हैं, बहुत सारे एटीपी बनाने हैं मैम, तो क्या करेगा, यहाँ पर एंजाइम भरे हुए इसने बहुत सारे। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसी होती मेम्ब्रेन अंदर वाली, इसमें और इसमें क्या फर्क है, हाईली फोल्डेड करने की क्या जरूरत थी मैम? सरफेस एरिया तो देखो आप, यहाँ पर कितने एंजाइम लगा देते आप, 100 लगा देते, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो जरा, हम 100 इतनी सी जगह में लगा देंगे 100, तो हमने क्या किया है, फोल्डिंग्स बना के हमने इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है। हाँ जी, ये कैसी सेल ऑर्गेनली है, इसके पास अपना डीएनए, इसके पास अपने राइबोसोम्स है, ठीक है, तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। आओ जरा, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल मैम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है। हाँ जी, कैसे एटीपी जनरेट करता है, कौन बताएगा? जल्दी, एटीपी जनरेट करने का क्या मतलब है मैम, जो खाना हमने खाया है उससे जो ग्लूकोज हमें मिली है वो ग्लूकोज अंदर आएगी सेल के, और मैम हमने सांस ली है, ऑक्सीजन अंदर आई है, ऑक्सीजन को तोड़ना ग्लूकोज की प्रेजेंस में, उससे एक चीज बनती है पायरुवेट बनती है, नाम तो तुम्हें नहीं जानना, वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसता है, फिर उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब जो खाना तुम खा रहे हो ना, ग्लूकोज जो तुम्हें मिल रही है खाने से, अल्टीमेटली उसमें से एनर्जी कौन रिलीज करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसको किस फॉर्म में स्टोर कर लेता है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। जब भी सेल में कुछ भी काम होगा, कोई प्रोटीन बनाना पड़े, कोई केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी किसी भी टाइप का काम हो, हाँ जी सुन लो, सेल के अंदर किसी भी टाइप का काम होगा तो एनर्जी कौन देगा? तुम क्या करते हो, घर में किसी दिन काम करना है, ज्यादा सफाई करनी है, कौन देता है एनर्जी? खाना खाते हैं मैम, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, खाना ज्यादा खा लेते हैं, एक दो समोसे पेल देते हैं, पिज्जा पुज्जा खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं ना, जिस दिन ज्यादा काम कर लो, ठीक है, वैसे तुम करते नहीं हो, पच जाता है वो सब। ये कहाँ से लेगा, ये थोड़ी ना ये कहेगा, ये तो बोल भी नहीं सकता बेचारा कि मुझे खाना खिला दो। ये क्या करता है, पहले से ही एटीपी स्टोर रखता है, तो सेल को जब भी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो कहाँ से ले लेगा, एटीपी से। तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, सारी एनर्जी सप्लाई करना इसी का काम है, सुन रहे हो? आओ जरा, प्लास्टिड किसमें देखने के लिए मिलता है मैम? प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए मिलता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में कोई प्लास्टिड नहीं होता। प्लास्टिड दो टाइप के हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हाँ जी, ल्यूको क्या मतलब होता है, व्हाइट या फिर कलरलेस, और क्रोमो का क्या मतलब होता है, कलर्ड। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स में हर चीज में कलर्ड वाले प्रेजेंट है, उधर कौन सा प्रेजेंट है, उधर है अपना ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। सो इतना ही कर लेते हैं आज। अब तुम्हें क्या करना है, इसका थोड़ा सा पोर्शन बचा है उसको खुद रिवाइज कर लेना, हमने क्लास में तो पढ़ी रखा है वो, ठीक है। सो कल तुम्हारा टेस्ट है, अच्छे से पढ़ के आओ अपना।